जब राघव वापस से पीआर डिपार्टमेंट में आया तो उसने तुरंत रूखी आवाज में प्रियंका को अपने केबिन में आने का ऑर्डर दिया। प्रियंका, मेरे केबिन में आओ। प्रियंका का दिल ये सुनते ही एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे पनिश किया जाने वाला है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई। अगर उसे सच में पनिश करने की बात की जाएगी तो वो उन्हें कहेगी कि बिना किसी एविडेंस के वो उसे पनिश नहीं कर सकते। जब वो कृतिका के डेस्क के बगल से गुजरी तो उसने बुरी नजरों से उसे घूर कर देखा। थोड़ी देर रुको, फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ मैं। शायद प्रियंका के मन में यही बात चल रही थी। राघव के केबिन के पास पहुंचने के बाद उसने बेचैनी में उसके दरवाजे पर नॉक किया। अंदर आ जाओ, राघव ने बेरुखी से उसे अंदर आने को कहा। थोड़ा परेशान होते हुए प्रियंका केबिन के अंदर आ गई। दरवाजा बंद करने के बाद उसने राघव के डेस्क के सामने खड़े होकर सवाल किया, सर आपने मुझे क्यों बुलाया? कंपनी की हायर अथॉरिटीज ये जान चुकी है कि कृतिका से जुड़े रूमर को फैलाने का काम तुमने शुरू किया था। सजा के तौर पर उन्होंने तुम्हें कंपनी से बाहर निकालने का फैसला किया है। वैसे थोड़ी देर में तुम्हें इससे रिलेटेड ईमेल आ जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली तुम्हें ये बताना चाहता था ताकि बाद में तुम्हें कोई सदमा ना लगे और तुम इसके लिए पहले से मेंटली तैयार रहो। जब राघव ये कह रहा था तो उसने नोटिस किया कि प्रियंका अब किसी भी पल रो सकती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब मैंने कोई रूमर फैलाया ही नहीं तो कंपनी मुझे फायर कैसे कर सकती है? प्रियंका बौखला गई थी। जिस कारण से उसे कंपनी से बाहर निकाला जा रहा था वो उसे कंपनी से मिलने वाले एक्सपीरियंस लेटर में ऐड किया जाता। ऐसे में आगे कोई भी कंपनी उसे अपने यहाँ हायर नहीं करने वाली थी। मैंने भी उन रूमर्स को किसी और से सुना और उसे अपने कलीग्स को बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इसे लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगाए। कंपनी ऐसा कोई भी फैसला बिना किसी एविडेंस के नहीं ले सकती है मिस प्रियंका। मतलब साफ है कि हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है। राघव ने गहरी आवाज में कहा, बाहर जाओ, अपनी चीजें पैक करो और तुरंत यहाँ से चली जाओ। तुम्हें कंपनी के रूल्स मालूम है, उन्हें ब्रेक करने पर दिए जाने वाले पनिशमेंट को भी तुम जानती हो। फिर भी तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? कृतिका ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये बस तुम्हारी खुद की गलती है जिसके कारण तुम्हें इतनी बुरी तरह से पनिश किया जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ पीआर डिपार्टमेंट को भी शर्मिंदा कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। किस एविडेंस की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा कि कंपनी के पास कोई एविडेंस है, तो मुझे बताएं कि वो एविडेंस कहाँ है। आप बिना किसी एविडेंस के मुझे फायर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगी। प्रियंका समझ गई थी कि उसे बाहर निकाले जाने का डिसीजन पहले से ही ले लिया गया है, इसलिए अब अपने मैनेजर से बहस करने में उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। इस तरह के तमाशे से वो अपनी जॉब नहीं बचा सकती थी, लेकिन ऐसा करके वो कंपनी के बाकी कलीग्स के बीच अपनी इमेज को पूरी तरह से बिगाड़ रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? राघव ने उसे घूरते हुए कहा। फिर उसने अपने फोन पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें प्रियंका किसी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी वो समझ गई कि ये रिकॉर्डिंग तब की गई होगी जब वो कृतिका के पिता वीरेंद्र से बात कर रही थी। कौन था वो? किसने चुपके से इसे रिकॉर्ड किया होगा? ये जरूर कृतिका का काम है। वही थोड़ी देर पहले राघव से मिलने उसकी कैबिन में आई थी। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए प्रियंका ने कृतिका को दिल ही दिल में जी भर कर कोसा। तुम्हारे कारण डिपार्टमेंट के साथ साथ कंपनी की इमेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि कंपनी वर्कर्स के बीच फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देती है, लेकिन किसी वर्कर की इमेज को बर्बाद करने जैसी घटिया हरकत कंपनी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राघव ने अभी बोलना खत्म भी नहीं किया था कि उसके कंप्यूटर पर किसी ईमेल के आने का नोटिफिकेशन साउंड बज उठा। ईमेल को देखने के बाद राघव ने प्रियंका से कहा, तुम्हें डिसमिस करने का ईमेल कंपनी वाइड अनाउंस कर दिया गया है। जाओ अपना ईमेल चेक करो, उसके बाद अपनी चीजें पैक कर डिसमिसल प्रोसीजर पूरा करो। राघव की बात सुनते ही कृतिका को लेकर प्रियंका का गुस्सा गायब हो गया। उसे बस अपनी जॉब की चिंता सताने लगी। उसने रोते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। फिर वो गिड़गिड़ाकर उससे भीख मांगती हुए बोली, सर प्लीज, मैं अपनी गलती मानती हूँ, बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज सर, मुझे फायर मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ सर, प्लीज सर, प्लीज।
राघव ने झटक कर अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया। डिसीजन कंपनी ने लिया है प्रियंका, मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। नहीं सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं कभी भी फिर से कृतिका को टारगेट नहीं करूंगी। सर मैं काफी वक्त से यहाँ काम कर रही हूँ। मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सालों से मैंने कंपनी में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। कंपनी मेरी एक गलती के लिए मुझे बाहर कैसे निकाल सकती है? आप आप माफी मांगने में मेरी मदद कर सकते हैं। आप मेरी कुछ महीने के लिए सैलरी कट कर लीजिए। चाहे तो मिलने वाला बोनस भी मुझे मत दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे कंपनी से बाहर मत निकालिए सर। मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है प्रियंका, राघव ने उदास होते हुए कहा। ये डिसीजन खुद सीईओ ने लिया है। उनके डिसीजन को टालना मेरे बस में नहीं। इसके अलावा फिर से कृतिका को टारगेट नहीं करूंगी का क्या मतलब है? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब सिर्फ कृतिका के कारण हो रहा है? अगर वो कृतिका की जगह किसी और कलीग को लेकर भी ऐसी अफवाह उड़ाती, तो भी उसे वही पनिशमेंट मिलती जो उसे अभी दी गई है। ये समझने के बाद कि राघव के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं, प्रियंका रोते हुए उसके कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर आने पर जब सभी की नजर उस पर गई, तो वे सभी पूरी तरह शॉक्ड हो गए। लेकिन प्रियंका अभी इस हालत में नहीं थी कि वो अपने कलीग से उसे इस तरह घूरने पर ध्यान दे। वो सीधी कृतिका के पास जाकर उसे चिल्लाते हुए बोली, कृतिका, आप ही अभी जाकर राघव सर को मुझे फायर करने से मना करो। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रियंका को कंपनी से बाहर क्यों निकाला जा रहा था? राघव की ही तरह उन्हें भी यही लगा था कि जिसने भी इन रूमर्स की शुरुआत की है, पकड़े जाने पर ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट के तौर पर उसे बस एक वार्निंग लेटर दिया जाएगा, ना कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कृतिका ने ध्यान दिया कि भले ही प्रियंका उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसका हेल्प मांगने का तरीका काफी एरोगेंट था। वो किसी सीनियर की तरह उसे उसकी हेल्प करने का ऑर्डर दे रही थी, ना कि रिक्वेस्ट। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ जिसने कुछ दिन पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया है। मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि मेरे कहने पर कोई अपना फैसला बदल दे। कृतिका ने तुरंत प्रियंका का हाथ झटक कर उसकी बात टाली। बाकी के कलीग्स को भी कृतिका की कही बात सही लगी। इस मामले में वो प्रियंका की कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। सभी को यही लगा कि उसे दिया गया पनिशमेंट काफी कड़ा है, लेकिन चूंकि कंपनी ने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था, तो इसे बदलने में कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। क्या प्रियंका ने ये नहीं देखा कि मैनेजर राघव भी कंपनी के इस डिसीजन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे थे? अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृतिका क्या कर सकती है? वैसे प्रियंका हमेशा कृतिका को हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर भी कृतिका ने कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। बावजूद इसके वो हमेशा उसे परेशान किया करती थी। सच में वो निहायत ही बेशर्म है। लेकिन ये सारा मैटर तुमसे जुड़ा हुआ है। यहाँ विक्टिम तुम हो। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो कंपनी को भी मुझे माफ करना पड़ेगा। इसलिए जाओ और जाकर राघव सर से कहो कि वो मुझे कंपनी से बाहर ना निकाले। प्रियंका ने कृतिका की कोहनी को कसकर पकड़कर खींचते हुए कहा। वो उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की उस पर सीनियर होने का हक जता रही थी, ना कि उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? कृतिका बेरुखी दिखाते हुए बोली। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उस सिचुएशन में उसके रूखेपन से उसके इमेज पर क्या असर पड़ेगा। शायद उसके सभी कोवर्कर्स उसे पत्थर दिल समझे और उसके साथ पहले की ही तरह रूड बिहेव करना शुरू कर दें। लेकिन उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो बस इतना चाहती थी कि दोबारा से उसका कोई भी कलीग उसे बिना किसी गलती के परेशान ना करे। तुमने खुद कहा है कि मैं विक्टिम हूँ। जब से मैंने कंपनी को ज्वाइन किया है, तब से तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती आई हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने कभी इन बातों को लेकर तुमसे बहस नहीं की, लेकिन फिर भी तुम बार बार मुझे हर्ट करती आई और आज इन घटिया अफवाहों को उड़ाकर तुमने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की। अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है,
क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफ कर मैं तुम्हारी मदद करूंगी? कृतिका, बात का बतंगड़ मत बनाओ। हम सब कोवर्कर्स हैं। एक दूसरे से नफरत करने की जगह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। रुखसार प्रियंका के सपोर्ट में आगे आते हुए बोली, मानती हूँ प्रियंका से गलती हुई है, लेकिन चाहे जो भी हो, इतनी छोटी सी बात के लिए उसे कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर कंपनी को लगता है कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो वो प्रियंका को फायर करने का डिसीजन लेती ही नहीं। उन्हें भी एहसास हो गया कि इस एक मैटर का कंपनी में काम करने के माहौल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितनी घटिया अफवाह फैलाई है प्रियंका ने मुझे लेकर। मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैंने अपने बॉस को सेड्यूस किया और मैं सबके साथ बुरा बिहेव करती हूँ। तुम्हें लगता है कि ये कोई छोटी बात है? अगर प्रियंका अपनी चाल में कामयाब हो जाती तो कंपनी से आज उसे नहीं बल्कि मुझे बाहर निकाला जा रहा होता। जो कुछ भी कृतिका ने कहा था, उससे उसके सभी कोवर्कर्स के मन से ये डाउट जाता रहा कि वो पत्थर दिल है। साथ ही उनके दिल में प्रियंका को लेकर कोई सहानुभूति नहीं मची। वो सही कह रही है। अगर प्रियंका अपनी चाल में कामयाब हो जाती तो इस वक्त हम सभी कृतिका से नफरत और उसकी बुराई कर रहे होते। उसने सिर्फ कृतिका को बदनाम ही नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ उसने मैनेजर राघव की रेपुटेशन को भी बर्बाद किया है। हालांकि कृतिका ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। फिर वो क्या करती? कैसे वो खुद को सही साबित करती? अगर हायर अथॉरिटीज इन रूमर्स को शुरू करने वाले इंसान को नहीं ढूंढ पाते, तो इन रूमर्स को सच मानकर कंपनी की इमेज बचाए रखने के लिए वो कृतिका को कंपनी से बाहर निकाल देते। अगर किसी के साथ गलत हुआ था, तो वो कृतिका के साथ हुआ था, ना कि प्रियंका के साथ। लेकिन प्रियंका कामयाब नहीं हुई। अब कंपनी को भी ये मालूम है कि प्रियंका ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। कंपनी की बुरी नजर में आ जाना, देखा जाए तो इसके लिए इससे बुरी पनिशमेंट और क्या हो सकती है? फिर तुम उसे क्यों माफ नहीं करने की जिद पर अड़ी हुई हो? रुखसार प्रियंका को संभालते हुए उसके सपोर्ट में बोलती रही। वो तब भी प्रियंका के साथ खड़ी थी जब बाकी सभी उससे दूर जा रहे थे। बेचारी प्रियंका उसका हाथ थामकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसके साथ कितना गलत हो रहा हो। ये देख कृतिका की बेइज्जती करने के लहजे में हंस पड़ी। क्योंकि प्रियंका अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई, तो क्या उन सबको उसकी बुरी नीयत और घटिया तरीकों को इग्नोर कर देना चाहिए था? रुखसार, अपने कॉलेज के दिनों में तुम एज अ बार गर्ल एक नाइट क्लब में काम किया करती थी। क्लब के मैनेजर और तुम्हारी बीच फिजिकल रिलेशन था। यहाँ तक कि कॉलेज में अपने मार्क्स को बढ़वाने के लिए तुमने अपने कुछ प्रोफेसर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। उस दौरान तुम्हें 3 बार अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसकी वजह से अब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अचानक से कृतिका ने रुखसार को लेकर अजीबोगरीब खुलासा किया। कैसी बेहुदा बातें बक रही हो तुम? रुखसार एकदम से बौखला गई। उसकी उंगली कृतिका की तरफ धमकाने वाले लहजे में उठ गई। ये सब झूठ और बकवास है। क्या सच में वो सब झूठ था? रुखसार डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी कोवर्कर्स कहीं कृतिका की बातों पर भरोसा न कर ले। उसने दाएं बाएं घूमकर सभी के चेहरे पर आए रिएक्शंस को देखा। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। जो कुछ उसने कहा वो सब झूठ है। कृतिका, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जो मैंने अभी अभी कहा वो सब झूठ है। बस मेरे मन में जो कुछ आया मैंने वो कह दिया। वैसे कोई मेरी बातों पर विश्वास करेगा भी नहीं। फिर तुम गुस्से से पागल क्यों हो रही हो? कृतिका हल्का मुस्कुराते हुए बोली, जब ये सब झूठ है तो तुम्हें ऐसी घटिया बातें कहने की जरूरत क्या थी? रुखसार ने अपनी आंखों से आग उगलते हुए कहा, तुम सच में पागल हो क्या? अरे, ये बस एक छोटी सी बात है, इसके लिए तुम मुझे डांट कैसे सकती हो? आखिर हम सब कलीग्स हैं। चलो मुझे माफ कर दो। कृतिका शांति से वो सब बोल गई। ठीक उसी पल प्रियंका को समझ आ गया कि कृतिका रुखसार के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। लेकिन रुखसार इतनी गुस्से में थी कि उसे कृतिका की चाल समझ में ही नहीं आई। वो जोर से चीखी, बस एक छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्यों? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कोई भगवान नहीं हूं जो तुम्हारी इतनी घटिया गलती को माफ कर दूं। मेरी और प्रियंका के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर तो तुमने मुझे अभी अभी कुछ ऐसा ही कहा था। कृतिका ने उसकी बातों का मजाक बनाते हुए कहा, लेकिन तुम सही हो।
जैसा तुमने कहा, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ जो प्रियंका की इतनी वाहियात गलती को माफ कर दूं। उसकी बात सुनते ही रुखसार के अंदर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये सिचुएशन उससे अलग है। कृतिका की तिरछी नजरें बारी बारी से सभी को देख रही थी। भले ही वो प्रियंका के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें भी शायद यही लग रहा था कि उसे फायर करके कंपनी उसके साथ गलत कर रही है। इस तरह से उसकी कमाई का जरिया बंद हो जाने वाला था, जो एक तरह से उसकी जान लेने के बराबर ही था। लेकिन चूंकि गलती प्रियंका की थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ कह नहीं सकते थे। अचानक से कृतिका ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाला और उसे टेबल पर पटक दिया। प्रियंका, क्या तुम इस पेन ड्राइव को पहचानती हो? उसे देखते ही प्रियंका का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ हाँ, उस पल में चाहे कुछ भी हो, प्रियंका बेवकूफ बनने का दिखावा नहीं कर सकती थी। उसके होंठ डर से कांप रहे थे। पहले वो उन अफवाहों को फैलाने के चक्कर में पकड़ी गई, उसके बाद उसे फायर कर दिया गया। इस पूरी सुबह वो बेचैन रहे, कहीं वो पकड़ी न जाए। इस बात को लेकर वो हर वक्त मेंटली डरती रही। अब वो पूरी तरह से टूट जाने वाली थी। उसका दिमाग डर के कारण जम गया था। उसमें अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। ये वही पेन ड्राइव जिसे मेरे कंप्यूटर में लगाए जाने के कारण मेरे कंप्यूटर में वायरस आया था। ये कहने के बाद कृतिका ने प्रियंका और बाकी के कलीग्स का रिएक्शन देखा। फिर वो आगे बोली, मैंने इसे एक टेक्निकल एक्सपर्ट से दिखवाया है, जिसने डिटेल में मुझे इसके बारे में और भी बातें बताई। उसने कहा कि जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया होगा, वैसे ही ये वायरस मेरे कंप्यूटर में फैल गया। लेकिन इसने सिर्फ मेरे कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया, बल्कि उसमें मौजूद सारी फाइल्स को किसी और के मेल पर सेंड कर दिया। वैसे ये बात सब अपने आप ही समझ गए कि किसके मेल पर वो सारी फाइल्स गए होंगे। जानती है, उस पेन ड्राइव पर 4 लोगों के फिंगरप्रिंट पाए गए थे। वो पेन ड्राइव मधुलिका का था तो जरूर उस पर एक फिंगरप्रिंट उसका होगा, दूसरा उस आईटी स्टाफ का, क्योंकि उसने ही उस पेन ड्राइव को ढूंढा था, और तीसरा मेरा, क्योंकि बाद में मैंने उसे रख लिया था। लेकिन वो चौथा शख्स कौन है जिसके फिंगरप्रिंट उस पेन ड्राइव पर थे? अचानक से कृतिका ने प्रियंका का हाथ थाम लिया। क्या हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट की जांच करवानी चाहिए? वो चौथा शख्स कौन था, कंफर्म करने के लिए? उसकी बात सुनते ही प्रियंका ने डर कर झटके से अपना हाथ छुड़ाया। तो तुम पागल हो गई हो क्या? प्रियंका की घबराहट को देख सारे कोवर्कर्स उसे शक भरी नजरों से घूर कर देखने लगे। प्रियंका उनकी नजरों में गिर चुकी थी। पहले उन्हें लगा था कि भले ही प्रियंका से गलती हुई है, लेकिन इस गलती के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा एज अ पनिशमेंट एक वार्निंग लेटर दिया जाना ठीक रहता, जो उसने किया था। उसके बाद फ्यूचर में कंपनियों से किसी सेलिब्रिटी के पीआर का काम तो कभी नहीं देती। कोई कोवर्कर भी काफी वक्त तक उससे पहले की तरह ज्यादा क्लोज नहीं होता। इतनी पनिशमेंट उसके लिए काफी थी। अब उसे फायर किया जा रहा है, और गलत रूमर फैलाने की बात भी उसकी एक्सपीरियंस लेटर में ऐड होने वाली थी। इसके बाद उसका कहीं और जॉब ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाता। इस सब के कारण वो उससे सहानुभूति रख रहे थे। लेकिन अब जब वे सब जानते हैं कि पेन ड्राइव वाले इंसिडेंट में भी प्रियंका इन्वॉल्व थी, जिसकी कारण कृतिका अपना ओरिजिनल प्रपोजल प्लान उस दिन सबमिट नहीं कर पाई थी, और जिसमें फेल होने की शर्त के मुताबिक उसे कंपनी से रिजाइन करना पड़ता। यानी ये दूसरा मौका था जब प्रियंका ने कृतिका को कंपनी से बाहर निकलवाने की कोशिश की थी। ये सब जानने के बाद कोई कैसे उससे सहानुभूति रखता? उसकी एक दो गलतियां माफ की जा सकती थी, लेकिन वो बार बार लगातार उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। कृतिका सच में कोई भगवान नहीं जो उसकी गलती को माफ कर दे। भगवान भी किसी को एक दो बार माफ कर सकते हैं, लेकिन बार बार कोई वही गलती दोहराए तो वो सजा देने से चूकते भी रही। और कृतिका कोई ऐसी लड़की तो थी नहीं जिसे तकलीफ झेलने में मजा आता हो, लेकिन वो बिना कुछ कहे बार बार उसे खुद को हर्ट करने देती। वो उस दिन जब आईटी स्टाफ ने पेन ड्राइव लौटाई थी, तब मैंने भी उसे टच किया था, इसलिए उस पर मेरी भी उंगलियों के निशान हो गए होंगे। हकलाते हुए प्रियंका ने सफाई दी। कृतिका ने अपना सर हिलाते हुए उसकी बात को नकार दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब पेन ड्राइव को लौटाया गया था, तो तुरंत मैंने उसे अपने पर्स में रख लिया था।
इसलिए ना मधुलिका और ना ही तुम उस वक्त उसे टच कर पाई थी। मधुलिका खुद पेन ड्राइव नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अगर कोई उसे ऐसा करते देख लेता तो उसे जरूर शक होता कि वो कुछ गलत कर रही है। और चूंकि तुम उसकी पिछलक्कू थी, इसलिए उसने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। मेरे ख्याल से वो दरवाजे पर पहरा दे रही होगी और उससे कोई फेवर हासिल करने के लालच में तुमने वो पेन ड्राइव मेरे सीपीयू में लगाया होगा। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कृतिका ने कितनी आसानी से उस दिन हुई लगभग सभी बातों का अंदाजा लगा लिया था। उसका दिमाग इतना काम कैसे कर लेता है? क्योंकि प्रियंका पूरी तरह उसकी बातों से शॉक्ड थी, इसलिए वो तुरंत उसकी बातों को टाल नहीं पाई। तभी राघव अपनी कैबिन से बाहर निकल आया और प्रियंका को डांटते हुए बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जल्दी से अपनी चीजें पैक कर एचआर डिपार्टमेंट जाओ और अपना डिसमिसल प्रोसीजर पूरा करो। यहाँ और नाटक किया तुमने तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा, वो तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाएंगे। अचानक से प्रियंका अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। कृतिका, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी सजा माफ करवा दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। कंपनी मुझे इसलिए बाहर निकाल रही है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो कंपनी को भी मुझे माफ करना होगा। मुझे माफ कर दो कृतिका, प्लीज। मैं हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांगती हूँ कृतिका, प्लीज मेरी मदद करो। हम दोनों कलीग्स हैं। क्या तुम मुझे इस तरह से कंपनी से बाहर होने देना चाहोगी, जिससे दोबारा कोई भी कंपनी मुझे अपने यहाँ जॉब पर हायर ना करे? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन उस पेन ड्राइव वाले इंसिडेंट में मुझे मधुलिका ने उसे तुम्हारे सीपीयू में लगाने के लिए मजबूर किया था। मैं सच कह रही हूँ, उसने अपने पिता के पोजीशन को लेकर मुझे कंपनी से बाहर निकलवाने की धमकी दी थी। मैं मजबूर थी कृतिका, मैं मजबूर थी, वरना ऐसा कुछ करने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर दी। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है कृतिका। तुम नहीं जानती कि यहाँ जॉब पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तुम बस चुपचाप खड़ी होकर मुझे यूं बर्बाद होती नहीं देख सकती। प्लीज बस एक बार मेरी मदद कर दो, प्लीज। हालात बिगड़ते देख सागर ने अजय को बोलकर प्रियंका को कृतिका के सामने से हटवाया। क्या प्रियंका पहले से ही डिफिकल्ट हो चुकी सिचुएशन को और डिफिकल्ट नहीं बना रही थी? अगर कृतिका उसकी मदद नहीं करती तो देखने वालों को ऐसा ही लगता कृतिका जानबूझकर उसकी मदद नहीं कर रही है, जैसे उसका दिल पत्थर का हो। प्रियंका, कृतिका की ये मुश्किलें और मत बढ़ाओ, सागर ने कृतिका के सपोर्ट में आगे आते हुए कहा। ये डिसीजन कंपनी का है, इसमें कृतिका क्या कर सकती है? कंपनी ने जो फैसला लिया है वो कुछ सोचकर ही लिया होगा। ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम्हें तो कंपनी से फायर नहीं किया जा रहा है ना। अगर तुम्हें भी फायर किया जा रहा होता ना, तब तुम क्या कहते? रोने से लाल हुई प्रियंका की आंखें दहक उठी। बस बहुत हुआ, अजय ने चीखते हुए कहा। तुम्हें कंपनी से बाहर तुम्हारी जानबूझकर की गई गलतियों के कारण किया जा रहा है। अनजाने में की गई गलतियों की माफी दी जाती है, जानबूझकर की गई गलतियों के लिए नहीं। वैसे कृतिका तुम्हारी हेल्प क्यों करे? जब मधुलिका के साथ मिलकर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की, क्या तब तुमने सोचा था कि वो तुम्हारी कलीग है? तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कभी भी तुम्हें परेशान नहीं किया था, ना तुम्हारे लिए किसी तरह की मुश्किलें खड़ी की। उसके बावजूद भी तुम उसे कंपनी से बाहर निकलवाने की चाल चलती रही। उसके लिए गड्ढा खोदने के बाद तुम खुद ही उस गड्ढे में जा गिरी। और अब जब वो तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं, तो इसमें क्या गलत है? एज अ कलीग मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, थोड़ा शर्म करो और बिना कोई तमाशा खड़ा किए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ताकि हम सबके मन में तुम्हारी एक अच्छी इमेज बरकरार रहे। अगर तुम्हारा ड्रामा यूं ही जारी रहा तो आज के बाद हमारी नजरों में तुम मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाली एक लड़की बनकर रह जाओगी। प्रियंका अब तक जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी, लेकिन अजय की बातों को सुन वो नीचे गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। हर कोई लाचारी में उसे रोते हुए देख रहा था। वो चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे यो रोते देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि कृतिका भी उसे ऐसे रोते बिलखते नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो ऑफिस से कहीं बाहर चली गई। कुछ वक्त बीत जाने के बाद उसे राघव का मैसेज आया, प्रियंका जा चुकी है, अब तुम वापस आ सकती हो। जब वो वापस आई तो उसने देखा
कि ऑफिस का माहौल प्रियंका के जाने के कारण बहुत उदास हो चुका है। ओबेरॉय कॉरपोरेशन को ज्वाइन करने के बाद प्रियंका अनामिका के अंडर काफी वक्त से काम कर रहे थे, इसलिए भले ही उन्हें प्रियंका के काम करने का गलत तरीका पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जाने से वो बहुत उदास हो गई थी। इसलिए कृतिका बिना कुछ कहे अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वो जानती थी कि उसके सारे कोवर्कर्स अब भी यही सोच रहे थे कि काश उसने प्रियंका को माफ कर दिया होता, जिससे उसकी नौकरी बच जाती। लेकिन कृतिका ऐसा नहीं चाहती थी, चाहे उसके कलीग्स फिर से उससे रूखा बर्ताव करना शुरू कर दे, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। कृतिका इस नेचर की नहीं थी कि कोई उसे लगातार हर्ट करता रहे और वो चुपचाप उसकी हरकतों को हंसकर भूल जाए। कुछ वक्त के बाद रुखसार डिपार्टमेंट में वापस आई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उस वक्त वो बस एक इकलौती कोवर्कर थी जिसने प्रियंका की मदद उसकी चीजों को पैक करने में, उसकी डिसमिसल प्रोसीजर को पूरा करने में और उसे फिर वापस घर भेजने में की थी। वो सीधी कृतिका की डेस्क के पास आई। अब तो खुश होना तुम, आखिरकार तुमने प्रियंका को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। अब तुम्हारी लिस्ट में अगला नंबर किसका है जिसे तुम यहाँ से बाहर निकलवाना चाहती हो? रुखसार, अनामिका ने जोर से डांट लगाई। बस बहुत हुआ। जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो प्रियंका को करो, कृतिका को नहीं। अभी ऑफिस आवर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अपने मन में कड़वाहट लिए खड़ी मत रहो। जाओ जाकर अपना काम करो। जब से ये आई है हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी सही नहीं हो रहा। बस कुछ ही दिनों में इसने कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को बाहर निकलवा दिया। रुखसार ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हम सभी को सावधान रहना होगा, पता नहीं कंपनी से बाहर करवाने के लिए इसका अगला टारगेट हम में से कौन है। ठीक उसी पल कृतिका अचानक से उठकर खड़ी हो गई। रुखसार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे जो कुछ हुआ वो सब मैंने जानबूझकर किया है? काम के पहले दिन से ही न जाने क्यों तुमने और प्रियंका ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया, जबकि मैंने कभी तुम दोनों के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। खैर, मैं तुम्हारी जैसी गिरी हुई नहीं हूँ जो छोटी छोटी बात का भी पतंगड़ बनाने लग जाऊं। फिर भी कुछ बातें तुम्हें साफ साफ समझाना मेरे लिए जरूरी है। मधुलिका ने मेरे प्रपोजल को चोरी किया और इसलिए उसे कंपनी से बाहर निकाला गया। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? प्रियंका ने मेरे कंप्यूटर में वायरस डाला, फिर मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए उससे जुड़ी घटिया अफवाहें उड़ाई, जिसके कारण उसे भी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। क्या इसमें भी मेरी कोई गलती है? अपनी लिमिट में रहना हर किसी को आना चाहिए। अगर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी तो क्या मेरे पास इतना खाली समय रहेगा जो मैं शौक से तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचूं? अगर तुम्हें मुझसे कम्पीट करना है तो सामने से आकर एक अच्छे ढंग से मुझसे कम्पीट करो, लेकिन कोई ऐसी घटिया हरकतें ना करो जिससे तुम्हारे साथ साथ कंपनी का नाम भी खराब हो। ऐसा करने में कोई भी कंपनी तुम्हें अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगी। कृतिका सही कह रही है, अजय उसके सपोर्ट में आते हुए बोला। शुरुआत से ही तुम्हें और प्रियंका को ऐसा लगता आया है कि कृतिका को कंपनी में बड़ी आसानी से जॉब मिल गई, जबकि तुम दोनों को यहाँ जॉब हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा सिर्फ कृतिका के टैलेंट के कारण हुआ, और हम में से जिस किसी को भी उसके टैलेंट पर शक था वो उसके सूरज आहूजा के केस को अच्छे से हैंडल करने के बाद जाता रहा। उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत और लगन से किया है, इसलिए उससे जेलस फील करने की जगह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन तुम लोगों ने खुद को इम्प्रूव करने की जगह कृतिका से दुश्मनी निभानी शुरू कर दी। इससे यही साबित हुआ ना कि तुम दोनों काम करने से ज्यादा अपने कलीग से बस जेलस फील करती हो। ऐसे किसी वर्कर को कोई कंपनी क्यों अपने यहाँ काम पर रखेगी? पीआर डिपार्टमेंट की सबसे सीनियर एम्प्लॉय अजय की बात सुन रुखसार शॉक्ड रह गई। जिस इंसान ने कभी कृतिका के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा था, आज वो उसे सही साबित करने में लगा हुआ था। उसकी नजरें बाकी के कलीग्स पर गई जो शांत थे, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। वो बदमाश सागर उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अचानक से अपने हाथों के बीच अपना चेहरा छिपाकर रुखसार रोने लगी। उसके बाद वो उसी तरह रोते हुए ऑफिस से बाहर दौड़कर भाग गई। कृतिका हैरानी से उसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उस पूरे घटनाक्रम में विक्टिम कृतिका थी, लेकिन ऐसा क्यों था कि हर बार देखने वालों को गलत वही लग रही थी? ये सच में बड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाला था।
अनामिका ने अपना मुंह ऐंठते हुए रुखसार की उस हरकत पर कहा, क्या पागलपन है ये। जितना ड्रामा आज ऑफिस में हुआ था, उसके बाद एटलीस्ट आज तो कृतिका वहां और नहीं ठहर सकती थी, लेकिन अभी तो बस लंच टाइम होने वाला था। अचानक से उसे निखिल के लिए तैयार किया हुआ अपना टिफिन याद आया। जल्दी से उसने अपना बैग बाहर निकाला और कैंटीन की ओर चल पड़ी, ताकि उसके ऑफिस में जाने से पहले वो खाने को थोड़ा गर्म करवा सके। इधर जब अनुपम खुद भी लंच करने के लिए कैंटीन जा रहा था, तो उसे सामने से कृतिका एक बैग लेकर आती हुई दिखाई दी। आज सीईओ सर ने मुझे अपने लिए लंच ऑर्डर करने के लिए नहीं कहा, कहीं आप तो उनके लिए लंच लेकर नहीं आई हैं? हाँ, आज मैं उनके लिए कुछ बनाकर लाई हूँ। कृतिका बैग को हवा में ऊपर उठाकर बोली, बस कैंटीन ले जाकर इसे थोड़ा गर्म करवा लो। आप जाकर सीईओ सर से बात कीजिए, तब तक मैं इसे गर्म करवा कर लेके आता हूँ। ये कहते हुए अनुपम ने उसके हाथ से बैग ले लिया। किसी और एम्प्लॉय के आसपास ना होने पर अनुपम कृतिका को एज अ फ्यूचर मिसेस ओबेरॉय की तरह ट्रीट करने लगा था। इसलिए अकेले में अब वो कृतिका को तुम की जगह आप बुलाता था। कृतिका ने भी उसे ऐसा करने से मना नहीं किया। ठीक उसी पल सिमरन भी सेक्रेटरियल ऑफिस से बाहर निकली। उसके कारण सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ को मिले एक एक वार्निंग लेटर के बाद से सभी ने उससे किनारा कर लिया था। वो सब एक ग्रुप में कैंटीन लंच के लिए जाया करती थी। इसी वजह से सिमरन उनके जाने के 10 मिनट बाद लंच के लिए निकलती थी, ताकि उसे उनका सामना ना करना पड़े। आज भी उसने ऐसा ही किया और देर से लंच के लिए जा रही थी। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि जब अनुपम कृतिका के हाथों से लंच बॉक्स ले रहा था, तभी सिमरन वहां से गुजरी और उसने उन दोनों को साथ में देख लिया। वो नफरत भरी नजरों से कृतिका को देखकर हंसी और आगे बढ़ गई। अनुपम कितना बेवकूफ है जो उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि कृतिका ने पहले अपने मैनेजर राघव को सिड्यूस किया, उसके बाद उसने सीईओ को सिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो जाने पर अब वो उनके असिस्टेंट को सिड्यूस करने में लगी हुई है, ताकि फ्यूचर में कभी ना कभी वो सीईओ को सिड्यूस कर सके। लेकिन उस बेवकूफ को शायद इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। उसने नफरत से अपने पैर पटके एक बार फिर से उन्हें पलटकर देखने के बाद वो वहां से चली गई। उसके पैर पटकने से अनुपम का ध्यान सिमरत पर चला गया। इस लड़की के सर का बुखार अभी तक उतरा नहीं है क्या? वैसे सिमरत के मन में क्या चल रहा था? कृतिका को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसके चेहरे पर आए भाव को देखकर वो समझ ही गई थी कि वो अब भी उससे जी जान से नफरत करती है। अनुपम को लंच बॉक्स देकर वो निखिल की ऑफिस की ओर बढ़ गई। उस वक्त निखिल अपने किसी काम में बिजी था। जब उसने अपना सिर उठाकर सामने कृतिका को खड़े देखा, वो भी बिना किसी लंच बॉक्स के साथ, तो झट से उसने उसे खींचकर अपने थाई पर बिठा लिया। आगे कुछ नहीं लाई ना? उसने बड़े ही शरारती नजरों से कृतिका की आंखों में झांक कर देखते हुए कहा। कृतिका ने अपनी उंगली को उसके सीने पर चुभाते हुए जवाब दिया, अगर मैं लंच नहीं लाती हूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? निखिल ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके सीने पर इधर उधर घूमकर पूरे बदन में सेरन पैदा कर रहा था। तुम बहुत शैतान हो। इस लड़की ने अब उसे परेशान करना भी सीख लिया था। अचानक से कुछ सोचकर उसने कृतिका की हथेली को अपने चेहरे के पास लाते हुए उस पर एक हल्का सा बाइट किया। उस बाइट से हुए मीठे दर्द ने कृतिका को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके आगोश में उसके बदन की गर्मी के कारण कृतिका का पूरा बदन धीरे धीरे गर्म हो गया। उसकी परफ्यूम की खुशबू जैसे कृतिका के बदन और कपड़ों से भी आने लगी थी। मुझे भूख लगी है, निखिल ने मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ भूखा ही नहीं है, प्यासा भी है। कृतिका की लंबी और गहरी सांसें अचानक से बंद हो गई। मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। असिस्टेंट अनुपम उसे गर्म करने के लिए कैंटीन ले गए हैं, वो बस आते ही होंगे। निखिल कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसके होठ के किनारे एक तरफ से ऊपर उठ गए। तो तुम्हें याद था? न जाने उसकी आवाज में कैसा जादू था। उसे सुनने के बाद कृतिका खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू कर पाती थी। उस वक्त उसके इतने करीब होने के कारण वो अजीब तरह से सांस ले रही थी। निखिल ने 2-3 बार उसकी उंगलियों को किस किया,
फिर उसने अपने एक हाथ से कृतिका की गर्दन को थामते हुए कहा, लंच आने में शायद कुछ वक्त लगेगा। इससे पहले मैं कुछ मीठा खा लूं? जिस नशीली नजरों से वो उसे देख रहा था, उसे देखकर कृतिका घबरा उठी। इससे पहले कि वो कुछ कह दी, निखिल ने उसे किस करना शुरू कर दिया। वो सच में उसे इस तरह से बाइट करते हुए किस कर रहा था जैसे उसके गाल कोई सॉफ्ट गुलाब जामुन हो। बदमाश, कभी कभी जोर से बाइट भी कर ले रहा था। इस दौरान उसने कृतिका को अपने ऑफिस की डेस्क से सटा दिया, इतनी जोर से कि बेचारे की पीठ में हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन वो उसे अपने पीठ में हो रहे दर्द के बारे में बता नहीं सकती थी। कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए, या कहीं ये रोमांटिक पल बिना रोमांस के बीत न जाए। क्या तुम कोई जरूरी काम कर रहे थे? कृतिका ने धीरे से कहा, ताकि निखिल उसे किस करना बंद कर उसके सवाल का जवाब दे। लेकिन उसके ऐसा कहते ही निखिल ने अपने डेस्क पर रखी सारी फाइल्स और पेपर को एक झटके से डेस्क पर से नीचे गिरा दिया। कृतिका एकदम से हैरान हो गई। किसी भी कंपनी के सीईओ के डेस्क पर रखा हर एक फाइल, हर एक पेपर काफी इम्पोर्टेंट होता है ना। अभी उसके मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि निखिल ने उसे खाली हो चुके ऑफिस डेस्क पर लिटा दिया। कृतिका पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने खुद को अलर्ट कर लिया। निखिल अजीब सी संतुष्टि के साथ कृतिका को देखने लगा। खाने से पहले मिलने वाला स्टार्टर उसके रेड और ऑरेंज कलर के डेस्क पर पड़ा हुआ था। उस कलर कॉम्बिनेशन ने जैसे निखिल को अचानक से आंखों पर पड़ने वाली रोशनी की तरह अंधा कर दिया था। कृतिका का पूरा बदन इतना गोरा था कि शर्म से गुलाबी हो रहे उसके गाल और भी ज्यादा गुलाबी लगने लगे थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उसका पूरा बदन कोई कीमती वाइन हो, जिसकी एक घूंट पीने के लिए निखिल बेताब हुआ जा रहा था। उसकी आंखें, जिसमें पहले कभी उसके लिए गुस्सा हुआ करता था, आज उस पर निखिल को सिर्फ अपने लिए प्यार और डेस्क पर अचानक से उसे लटाए जाने के कारण होने वाली हैरानी दिख रही थी। आज कृतिका ने हल्के नीले रंग की स्लिप पहन रखी थी, जिसके गले का डिजाइन थोड़ा चौड़ा और वी शेप में था, जिससे उसके कॉलरबोन अच्छे से निखिल को दिखाई पड़ रहे थे। उसके कॉलरबोन और गर्दन के बीच दिख रहे उस छोटे सी गड्ढे में वाइन डालकर निखिल धीरे धीरे सिप करके उसे पीना चाह रहा था। निखिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उसके बालों को खोल सके। खुले बालों में उसे देखना वो पसंद करता था। खुले बालों में कृतिका उसे किसी परी की तरह लगती थी। ठीक उसी पल अनुपम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कृतिका के बालों तक पहुंचते उसके हाथ बीच में रुककर गुस्से से कांपने लगे। फिर उसने कहा, क्या खाना गर्म करने में इतना कम समय लगता है? उसके सवाल ने कृतिका की मदहोशी को तोड़ दिया और वो अपने होश में आ गए। निखिल को गुस्सा होते देख वो मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट। निखिल ने अपना सिर नीचे झुकाया। भूख से बेहाल बेचारे ने स्टार्टर का एक बाइट भी अभी तक नहीं लिया था। अगर उसे मालूम नहीं होता कि कृतिका ने राठौर फैमिली को अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ा है और वो अपनी माँ से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती है, तो वो कब का कृतिका को हमेशा के लिए अपने घर ले जा चुका होता। निखिल ने कृतिका को खींच कर उठाया। वैसे तो वो उसके बिखरे कपड़ों को ठीक करने में उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से उसकी कॉलरबोन पर जा अटकी, जो किसी वनीला आइसक्रीम की तरह वाइट, क्रीमी, टेस्टी और स्वीट लग रही थी। निखिल एकदम से बेहाल हो गया। कृतिका को अपने आगोश में लेने से वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद अपने सिर को झुकाते हुए उसने उसकी कॉलरबोन को किस किया। अचानक से उस सॉफ्ट किस के बीच कृतिका को एक दर्द भरा एहसास हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाती कि उस पल में हुआ क्या था, निखिल ने उसे अपनी बाहों से आजाद कर दिया। उसने सेटिस्फेक्शन के साथ कृतिका की वाइट स्किन से भी ज्यादा वाइट कॉलरबोन पर बने लाल निशान को देखा, जो उसके बाइट करने से बने थे। उसके बाद उसने नीचे फर्श पर कृतिका का गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर उसे दिया और फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। हालांकि दरवाजे पर हुए नॉक से वो डिस्टर्ब होकर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने एक बाइट मार्क तो कृतिका के कंधे पर बना ही दिया था, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान अनुपम ने खुद को पहले से ही
निखिल से डांट खाने के लिए प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। इसलिए आज भी उसने यही अंदाजा लगाया कि दरवाजा खुलते ही उसे जोर की डांट पड़ने वाली है। जब तक सीईओ कृतिका के साथ रहते हैं, उनका खुद पर कोई काबू नहीं रह जाता और वो खुद को कभी रोक नहीं पाते हैं। और चूंकि लंच गर्म हो चुका था, तो वो उसे अपने पास देर तक रखकर फिर से ठंडा भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए निखिल को डिस्टर्ब करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब उसने दरवाजे पर नॉक किया, तब उसके मन में ये बात चल रही थी कि उसका काम कितना मुश्किल है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा ओपन होगा तो उसे निखिल का खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा, जो उसे जरा भी नहीं डांटेगा। वो बेचारा शॉक्ड रह गया। वो कुछ कहता, इससे पहले ही मुस्कुराते हुए निखिल ने उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लिया और उसके बाद फिर से दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान कृतिका ने तेजी से उसके डेस्क पर रखी चीजों को पहले की तरह सेटल कर दिया, जिसे थोड़ी देर पहले निखिल ने नीचे गिरा दिया था। बस इस बार फ्यूचर में दोबारा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। निखिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर कृतिका को रोज उसके लिए लंच तैयार करना पड़ता, तो उसे हर रोज अपनी नींद खराब कर सवेरे सवेरे उठना पड़ता। उसकी बात सुनते ही दिल में कृतिका ने निखिल को डांट लगाई। अगर वो इतना जोर देकर उसे फोर्स नहीं करता, तो उसके लिए फिलहाल तो वो कुछ बनाकर लाने वाली थी ही नहीं। एक्चुअली ये मैंने सुबह बनाया था और अभी दोपहर का समय हो रहा है, यानी ये खाने में उतना फ्रेश नहीं लगेगा जितना इसे लगना चाहिए था। अगर वीकेंड को तुम फ्री हो, तो उस दिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी, कृतिका ने कहा। लेकिन निखिल के मन में उस वक्त कुछ और चलने लगा। आज प्रियंका को बाहर निकाले जाने के बाद तुम्हारे कोवर्कर्स का क्या रिएक्शन था? क्या इस सब के लिए उन्होंने तुम्हें ब्लेम किया? कृतिका हैरान थी। ये इंसान उसके बारे में कितना कुछ सोचता है। कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे, हालांकि उन्हें भी यही लग रहा था कि कंपनी को प्रियंका को फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन वे सब स्मार्ट हैं, जो सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं और किस बात के लिए किसे ब्लेम करना चाहिए और किसे नहीं, ये भी। कृतिका मुस्कुराई। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं किसी को भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। वैसे ये पहली बार नहीं था जब निखिल कृतिका के हाथ से तैयार किया हुआ लंच खा रहा था। इससे पहले वो कई बार बलवंत और शेरा के लिए तैयार किया हुआ लंच उनसे छीन कर खा चुका था। लेकिन ये पहला लंच था जो कृतिका ने स्पेशली उसके लिए बनाया था और इस वक्त वो अपने लिए बने उस टेस्टी लंच के स्वाद का मजा लेने में लगा हुआ था। गोल्ड फिंगर अवार्ड के बारे में तुम क्या जानती हो? निखिल ने कृतिका से सवाल किया। कुछ भी नहीं। कृतिका ऐसे किसी अवार्ड के बारे में पहली बार सुन रही थी। ये अवार्ड पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये बहुत प्रेस्टिजियस है। ऐसा कहा जा सकता है कि पब्लिक रिलेशन फील्ड में काम करने वाला हर पीआर इस अवार्ड को पाना चाहता है। गोल्ड फिंगर अवार्ड के अंदर एक और अवार्ड भी दिया जाता है, बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, और हर साल ये अवार्ड इंडस्ट्री से सिर्फ किसी एक पर्सन को दिया जाता है। निखिल को इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृतिका भी ये समझ चुकी थी कि वो अवार्ड काफी प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल होगा। इंडस्ट्री के बेस्ट पीआर कंपनी के ओनर कुणाल को कुछ साल पहले गोल्ड फिंगर अवार्ड और बेस्ट न्यू कमर अवार्ड दोनों दिए गए थे। निखिल ने कहा, इन कुछ सालों में जो भी इस अवार्ड को हासिल करता है, आगे जाकर वो अपनी खुद की पीआर कंपनी ओपन कर लेता है, और अगर वे अपनी खुद की कंपनी ओपन नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ी से बड़ी कंपनियों में काम करने का ऑफर दिया जाता है, जहां पैसे के साथ उनकी पोस्ट काफी रिस्पेक्टेड होती है। तुम्हारे लिए गोल्ड फिंगर अवार्ड की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। आप एकदम से नए होने के बाद भी इसमें नॉमिनेट हो सकते हैं, बशर्ते आपका किया गया काम शानदार होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो, निखिल ने गर्व से कृतिका को देखते हुए कहा। वो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना काम बखूबी किया है, इस वजह से वो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने में उसकी हेल्प कर रहा था, नहीं तो वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता। इस साल बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ, निखिल ने खुशी से कहा। कृतिका कुछ पल के लिए किसी मूर्ति की तरह शांत हो गई। फिर उसने कहा, क्या ऐसा करना अनफेयर नहीं होगा? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
हर कंपनी इस अवार्ड के लिए किसी न किसी को नॉमिनेट जरूर करती है। साथ ही कंपनी का ओनर किसी एक को अपनी मर्जी से अलग से नॉमिनेट कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। बस वो टैलेंटेड होना चाहिए और उसका काम उसके टैलेंट से भी ज्यादा शानदार। बस इतना काफी है उसे नॉमिनेट करने के लिए, और मैं तुम्हें नॉमिनेट करके बस वही कर रहा हूँ, ना कि किसी का हक मार रहा हूँ। इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करो, निखिल ने कहा। वैसे वो सही कह रहा था। निखिल की कंपनी के अलावा भी कई कंपनियां थी जिन्हें ऐसी पावर दी गई थी, जैसे शेखर और कुणाल की कंपनी, जहां वे अपनी पसंद के टैलेंटेड एम्प्लॉय को अलग से नॉमिनेट करते थे। ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें कंपनी की तरफ से नॉमिनेट नहीं कर सकता हूँ। ये बस ऐसा है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के कलीग पहले से ही तुम्हें लेकर गलत सोच रखते हैं। इसलिए मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर तुम्हें कंपनी की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है तो वे सब फिर से तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करना शुरू कर देंगे। निखिल के मन में यही चल रहा था कि कृतिका वहां काम करने के लिए आई है, बिना बात के लोगों से बहस करने के लिए नहीं। वो नहीं चाहता था कि कृतिका का हर दिन किसी न किसी से होने वाले झगड़े या आर्गुमेंट पे उलझा रहे। साथ ही राघव ने पीआर डिपार्टमेंट से रुखसार को बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। शायद उसके मन में भी मेरे जैसे ही ख्याल थे, लेकिन मैंने तय किया है कि तुम्हें अवार्ड के लिए मैं अपनी तरफ से नॉमिनेट करूं। तुम ऐसे भी कमाल की हो। साथ ही सूरज के केस को हैंडल करने से मिलने वाले रिजल्ट के बाद तुम्हारी रेपुटेशन अचानक से बहुत बढ़ गई है। इसलिए तुम्हारा इस साल इस अवार्ड शो में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे इस अवार्ड को जीतने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हालांकि तुम अगले साल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, लेकिन क्या पता तब तुम्हें सूरज आहूजा जैसा वो शानदार केस मिले या ना। कृतिका ने इन सब के बारे में अब तक एक बार भी नहीं सोचा था। उसे नहीं लगा था कि निखिल किसी अवार्ड को लेकर उसका नाम नॉमिनेट करने वाला है। तुम इंडस्ट्री में नई हो, अभी तुम्हें इस फील्ड में काम करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और तुमने सूरज के कॉम्प्लिकेटेड कमबैक प्रोजेक्ट को हैंडल करना शुरू कर दिया है। तुम जानती नहीं हो, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ये जानने को बेताब है कि सूरज की हाल फिलहाल की पब्लिसिटी के पीछे किसका दिमाग चल रहा है। निखिल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से तुमने इसे हैंडल किया है वो बहुत ही अलग और शानदार है। भले ही इस अवार्ड के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इसे डिजर्व करती हो। निखिल बस उसे किसी भी मुश्किल का सामना करने से बचाना चाहता था। वैसे भी कंपनी की जगह वो खुद को एज अ ओनर उसे नॉमिनेट कर सकता था, तो इसमें बुराई ही क्या थी। ऐसा करने से कम कृतिका के कलीग्स उससे नफरत तो नहीं करते। हालांकि प्रियंका को कंपनी से बाहर निकाला जा चुका था, फिर भी पीआर डिपार्टमेंट में अभी भी रुखसार तो मौजूद थी, जिसे बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए कंपनी की तरफ से नॉमिनेट किया जाना था। और ये बात निखिल के माइंड में थी। अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी वो रुखसार से किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाह रही थी। मैंने तुम्हें काफी पहले नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन इस वजह से तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। भले ही निखिल ने ऐसा कहा हो, लेकिन दिल ही दिल में उसे कृतिका पर पूरा भरोसा था। मुझे डींग मारना नहीं आता, लेकिन अब जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इस अवार्ड को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। जो उसने कहा था वो उसका घमंड नहीं था, वो बस दिल से इस अवार्ड को जीतना चाहती थी। निखिल दिल ही दिल में उसकी तारीफ कर उठा। उसे उसका कॉन्फिडेंस और compete करने का जज्बा पसंद आया। क्या तुमने अपना लंच खत्म कर लिया? अचानक से निखिल ने सवाल किया। जैसे ही कृतिका ने उसके सवाल को सुना, वो समझ गई कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो फिर से कोई शरारत करने वाला है। अभी नहीं, ठीक है फिर, बाकी का लंच मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये कहते हुए उसने झट से कृतिका को अपनी थाई पर बिठा लिया। कृतिका सोच में पड़ गई। आमतौर पर जो शरारती वो किया करता था, आज वो वैसा कुछ क्यों नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। उस वक्त कृतिका उसकी किसी नई शैतानी करने के बारे में सोचकर इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत एक छोटा सा झूठ बोल दिया। लेकिन सच तो ये था कि वो कुछ देर पहले ही अपना लंच खत्म कर चुकी थी। सच में तुमने खाना खा लिया? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा लंच बाकी है। निखिल ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को थामते हुए कहा। उसके होठ एक किनारे से चिढ़ पैदा करने वाले अंदाज में उठ गए।
गुस्साई कृतिका ने उसकी छाती पर जोर से एक मुक्का मारा। वो आदमी पहले ही उसका चोट जान गया था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने ये सवाल किया। हाँ, लेकिन अब मेरा पेट भर चुका है, कृतिका ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। निखिल धीरे से हंस पड़ा। हंसने के दौरान ही वो कृतिका के करीब आया, इतना कि उसके नाक का ऊपरी हिस्सा कृतिका के नाक के ऊपरी हिस्से से टच करने लगा। उसके हंसने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी फिल्म में होने वाले रोमांटिक सीन के दौरान बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। कृतिका उसकी खिलखिलाहट में खोने लगी थी। तो खाने के बाद दिए जाने वाले डेजर्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? निखिल ने उसे मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। कृतिका तुरंत उसकी बातों का मतलब समझ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, निखिल ने उसकी गर्दन और कॉलर बोन को किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले उसने उसकी दाईं तरफ के कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट किया था, लेकिन इस बार उस शैतान का निशाना उसकी बाईं तरफ की कॉलर बोन पे था। बेकाबू सा निखिल कृतिका की कॉलर बोन और उसकी गर्दन को गीला करती जा रहा था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया, इस बात से अनजान कि वो उसे ऑलमोस्ट सोफे पर लिटा चुका है। लंच टाइम से पहले अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ वो उसी सोफे पर बैठे हुए मीटिंग कर रहा था, और अब अनजाने में उसने कृतिका को उसी जगह लिटा दिया था जहां थोड़ी देर पहले उसका कोई मैनेजर बैठा हुआ था। अचानक से निखिल ने उसे किस करना बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कृतिका वहां लेटी रहे जहां थोड़ी देर पहले कोई और आदमी बैठा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी स्किन किसी ऐसे प्लेस को टच करे जिसे किसी और ने टच किया था। अचानक से उसने कृतिका को खींचकर अपनी बाहों में कस के थाम लिया। कृतिका समझ ही नहीं पाई कि अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी दिल ही दिल में उसके लिए कितना पॉजिटिव है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि कृतिका किसी और को टच करे, बल्कि वो ये चाहता था कि वो किसी ऐसी चीज के भी टच में ना आए जिसे कभी किसी और आदमी ने टच किया था। कृति, निखिल ने कृतिका के कान के किनारों को किस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। न जाने उस लड़की में क्या था जो उसे लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता था। कृतिका कांपने लगी। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन निखिल उस वक्त बहुत हेल्पलेस लग रहा था। उसकी आवाज में वो उसके प्योर इमोशंस को महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत निखिल को जोर से हक कर लिया। वो कितनी किस्मत वाली थी जो इस जन्म में उसे निखिल जैसा प्यार करने वाला मिला था। उसने और जोर से कस कर उसे हक कर लिया, कुछ इस तरह से जैसे वो उसे अपनी बाहों से कभी आजाद ही नहीं करना चाहती थी।